सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होगे। और आज हम 20 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए मे बी इस चैप्टर को थोड़ा और चैप्टरों से ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि गाइस 30 अक्टूबर को आपका एक सेशन है अनअकैडमी के अंदर, जहाँ पे आपको 10 AM से लेकर 12 PM तक आपको एक लाइव सेशन आपको क्रिएट होने वाला है, जहां पे आप अगर उस लाइव सेशन को अटेंड करोगे तो आपको टॉप एडुकेटर्स और टॉप रैंकर्स से आपको नीट यूजी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको टिप्स मंत्रास आपको वहां पे प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि बहुत ही बेस्ट है। तो 10 बजे से लेकर 12 PM तक ये अपनी डेट्स अपने कैलेंडर मार्क कर लो आप। 30 अक्टूबर को अनअकैडमी पे ये सेशन होने वाला है, जहां पे अगर आप अपनी नीट यूजी की प्रिपरेशन को एक्सेल करना चाहते हो तो इससे बड़ा मौका आपके लिए नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आज 27 अक्टूबर से कई सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के अंदर। अचीवर्स प्लस, अचीवर्स बैच और अल्फा लीडर्स जैसे 27 अक्टूबर मतलब आज से कई सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पे, तो जाके उन बैचेस में एनरोल हो जाओ। ये जितनी भी क्लासेस होंगी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, पर अगर आप कोई क्लास मिस करते हो तो वो क्लास रिकॉर्डेड हो जाएगी, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो। इन सभी बैचेस में एनरोल होने के लिए आपको अनअकैडमी का प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को परचेज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोड हमारा लगाना है इंग्लिश वर्ड। और अगर आप ये कोड लगाते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको सीधा सीधा इस कोड की हेल्प से 10% ऑफ देखने को मिलता है। 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्काउंट है। तो इंग्लिश वर्ड कोड लगाओ और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इन सभी के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, आप इन सभी बैचेस में एनरोल हो जाओ और अपनी नीट यूजी प्रिपरेशन को या 2022 या फिर 23 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, सब उसको एक्सेल कर सकते हो इन सभी बैचेस के थ्रू। सो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ अनअकैडमी पर और अपनी तैयारी शुरू कर दो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं द सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैटर की। मैटर के अंदर दो क्लासिफिकेशन होती हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। हम धीरे धीरे इन दोनों के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहला हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। यहाँ मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं और ये जितने भी नोट्स हैं वो हैंड रिटन है और बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, तो इसलिए प्लीज इस बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Physical properties, those properties that can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance। ऐसी कुछ properties जो कि हम देख सके अपनी आंखों से विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन और उसकी आइडेंटिटी। किसी भी एक अगर हमारे पास हम सब्सटेंस की बात करें, उसकी हम बिना कॉम्पोजिशन चेंज करें, उसकी बिना आइडेंटिटी चेंज करें, हम देख के बता दें कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे उसका कलर, हमने किसी चीज को देखा तो हमें उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कलर और ऑर्डर हो, सो स्मेल और कलर ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि हम किसी भी सब्सटेंस की हम देख सकते हैं या फिर स्मेल कर सकते हैं बिना उसकी आइडेंटिटी या फिर उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज करें। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है? दोज इन विच अ केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस टेक्स प्लेस। जहां किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज आ रहा है तो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम उसको काउंट करते हैं। जैसे उसकी पीएच अगर पता लगानी है, हीट ऑफ कंबशन, हम उसको हीट कर रहे हैं, तो उस ये सब जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है ना। पर ये जो नॉर्मल डेफिनेशन है इतना कुछ पूछता नहीं है, बहुत जनरल चीज है ये। सो मेन जो पूछेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब बात करते हैं एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें दो चीज होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक यूनिट होती है। किसी भी अगर आप एक प्रॉपर्टी या फिर किसी भी आप एक यूनिट को देखते हो, जैसे हम बात करें 10 kg, तो 10 जो हुआ वो न्यूमेरिकल वैल्यू हुई और जो kg हुआ वो उसकी यूनिट हुई। अगर हम मास की बात करें तो 10 किलो, तो किलो उसकी यूनिट और 10 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बात करते हैं एसआई सिस्टम है 7 बेस यूनिट्स। हम उन 7 बेस यूनिट्स की बात करने वाले हैं और ये 7 बेस यूनिट आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में भी पढ़ा होगा। ये मैंने टेबल बहुत सुंदर सी बना रखी है आप लोग के लिए यहाँ पे। सबसे पहला हो गया लेंथ, जिसका सिंबल हो गया एल, देख सकते हो। फिर हो गया नेम ऑफ द यूनिट मीटर, लेंथ को मीटर में नापते हैं, इसका सिंबल हो गया एम। ऐसे ही मास का एम, किलोग्राम केजी, टाइम का टी, सेकंड हो गया। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम टी से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन, और उसका जो केल्विन का सिंबल होता है वो होता है के। तो ये बहुत आसान है, बस आप इन 7 को लर्न कर सकते हो, जिसमें आपका लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि आपके लिए एक नया टर्म है। ये 7 चीज़ें आती हैं। बस अगर आपको करंट और ये सब तो नॉर्मल सी बात है, आप ये दोनों चीज़ समझ जाओगे। बट लास्ट जो बात है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसमें क्या होता है, इसको हम आईवी से डिनोट करते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और इसको हम सीडी से डिनोट करते हैं। तो ये पूरी जो टेबल है ये आपको हमारे नोट्स के अंदर देखने को मिलेगी, आपको उसको बस लर्न करना है। हमारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है www.engword.in पे। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, सम कन्वर्जन्स।
ये कुछ जनरल कन्वर्जन्स है, आप इनको देख सकते हो। पहले हम थोड़ा कलर चेंज कर लें। हाँ, एमस्ट्रॉन्ग को मैं 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकता हूँ, नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर लिखूंगा, पिकोमीटर को 10⁻12 मीटर लिखूंगा। तो ये कुछ ऐसी कन्वर्जन्स यहाँ पे मैंने दे रखी हैं, इनको बस आपको लर्न करना है, तो आप इन्हें लर्न कर लो, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में कन्वर्जन्स ज़रूर आ सकती हैं और आपको कन्वर्ट करने को हर एक पॉइंट पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो बस आप इस टेबल को लर्न कर लेना। अब हम चलते हैं मेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर। सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है हमसे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल मास सिस्टम का है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। देखो, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सही बात है, जितना आपका जो रिएक्टेंट आपका आपने यूज़ किया है उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा। अगर आपने 18 ग्राम रिएक्टेंट यूज़ किया है तो आपको सिर्फ 18 ग्राम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये इसका कहने का मतलब है। अब चलते हैं कुछ की नोट्स पर। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई क्वेश्चन आए आपके एमसीक्यूज में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या एक एक्सेप्शन है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन न्यूक्लियर रिएक्शन मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व्ड। यहाँ पे मास ही नहीं, एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट ऑलवेज वैलिड। ये हमेशा वैलिड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि की नोट में आते हैं। The law hold good only in case of such chemical reaction there is no evolution of heat or light। जहाँ पे जो टाइप के रिएक्शंस जहाँ पे लाइट और हीट का इवॉल्व नहीं हो रहा है ना, जहाँ पे लाइट और हीट प्रोडक्ट में नहीं बन रही है, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उन्हीं रिएक्शंस पे लग सकता है। बाकी इनके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शंस और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे लाइट और हीट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रही है, उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगेगा। अब चलते हैं हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास, दैट इज केमिकल कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। मतलब अगर एक पानी ले लो तो पानी आप चाहे सी का उठाओ, चाहे आप एक्वेरियम का उठाओ, चाहे अपने घर के बॉटल का उठाओ, वाटर का वेट हमेशा 18 ग्राम ही रहेगा, है ना। H2O 2:1 में ही वो प्रोपोर्शन रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो इसका मतलब यही है, जो कोई भी इसका कोई सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, कहीं से भी सोर्स लगाओ, आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ मास है वो सेम रहेगा, 18 ग्राम ही। ये एक एग्जांपल था। अब चलते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ये कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो कि डायरेक्टली आपके एमसीक्यू बेस में आ सकते हैं और पूछेगा कि कौन सी लॉ का डेफिनेशन है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं। कार्बन कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 भी बनाएगा। Here ratio of masses of O that combines with fixed mass of C is 16:32 और 1:2। आप देख रहे हो कि C 1 रेशियो में ही है, जबकि ऑक्सीजन पहले 1 रेशियो के कार्बन मोनोऑक्साइड में और दूसरा CO2 के अंदर वो 32 ग्राम है और जबकि CO के अंदर वो 16 ग्राम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एक में 1 है और एक में 2 है। तो ये जो होल नंबर रेशियो आ रहा है एक ही एलिमेंट के साथ, मतलब दो एलिमेंट सेम है और वो दोनों अलग अलग कंपाउंड्स में दो अलग अलग रेशियो बना रहे हैं। तो जहाँ पे ये आ जाए तो मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये आपके पूरे अच्छे से सिलेबस पे नहीं है। इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल स्किप करने वाला हूँ। अब हम चलते हैं गे-लुसेक लॉ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। सो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये डेफिनेशन तो इतनी मैंने रट ली थी कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। यहाँ पे एक मोल का मतलब 22.4 लीटर्स होता है। गे-लुसेक बस ये कहना चाह रहे थे, वो मोल्स को वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी ये लॉ दी। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वो वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो आप 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ 100 ml वाटर बना रहा है, मतलब 2 वॉल्यूम देख रहे हो, 2 मोल्स दे रखा है तो यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम लिखा है, इसको यहाँ 1 लिखा है तो उन्होंने 1 मोल को 1 वॉल्यूम कंसीडर किया है, या 2 मोल वाटर्स को उन्होंने 2 वॉल्यूम कंसीडर किया है। मतलब ये मोल्स को सिर्फ वॉल्यूम के टर्म्स में कंसीडर कर रहे हैं। बस यही है गे-लुसेक लॉ। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं एवोगैड्रो लॉ की तरफ। देखो ये लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको और अच्छे समझ में आएगी। एवोगैड्रो लॉ दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम्स की बात करें अगर हम गैस की, तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे अगर हम एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल से ये जितनी भी जो लॉज हैं आपको एग्जांपल से ही समझ में आएंगी, सिंपल डेफिनेशन पढ़ के आपको नहीं समझ में आएंगी, मैं आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ साथ में। 22.4 लीटर ऑफ एवरी गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो लेते हैं 273 केल्विन और जो प्रेशर लेते हैं 1 atm। पूछ सकता है एसटीपी पे टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है? एसटीपी पे टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और प्रेशर होता है 1 atm। कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23। दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। मतलब 22.4 लीटर ऑफ एवरी गैस, मतलब 1 मोल ऑफ एवरी गैस में आपको 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको भी आपको मैं एक टेबल के फॉर्म में बताऊंगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस याद रखो 1 मोल के अंदर मतलब 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम की बात करूं, एंड 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मतलब एवोगैड्रो नंबर। अब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जो कि एएमयू बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 एटम का मास है उसका 1/12 गुना को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम एएमयू से रिप्रेजेंट करेंगे। एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका मतलब एटॉमिक मास यूनिट है। आज की डेट में, आज के दौरे में हम एएमयू को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यूनिफाइड मास। लिखा भी हुआ है मैंने, यू से हम यूनिफाइड मास को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपलली वही बात है, 1/12 करोगे अगर आप कार्बन 12 एटम का, तो आपका ये निकल के आ जाता है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे मेन पूछ सकता है कि एएमयू की डेफिनेशन क्या है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपसे पूछ सकता है एएमयू में कितने ग्राम होते हैं, तो 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। टुडे एएमयू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपको एलिमेंट्स की यहाँ पे परसेंटेज दे देगा, है ना। एक ही एलिमेंट की आइसोटोप्स की परसेंटेज दे देगा, तो आपको क्या करना है, उन आइसोटोप्स की परसेंटेज को उनके मास से मल्टीप्लाई करके ऐड करके अपॉन 100 कर देना है। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये परसेंट दे रखी हो, है ना। मान लो दे रखा हो कि 19% ऑफ कार्बन का कोई आइसोटोप है जिसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास दे रखा है। तो आपको क्या करोगे, 19% को उसके मास से मल्टीप्लाई करके 2-3 आइसोटोप्स दे रखे होंगे, तो आप सबको ऐसे करके देखोगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, A1 यहाँ पे हमने एटॉमिक मास लिया है और X1 हमने परसेंटेज लिया है, मतलब आइसोटोप की परसेंटेज। तो हम पहले उसके मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे आइसोटोप के मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर तीसरे आइसोटोप के मास को हम उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी आइसोटोप दे रखे होंगे उसमें ये सब करना, और फाइनली डिवाइड कर देना 100 से, आपको एवरेज एटॉमिक मास देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली वहाँ पर लगता हुआ दिखेगा और आपको फिर मजा आएगा, और फिर आप लाइक कर दोगे इस वीडियो को। मॉलिकुलर मास और फॉर्मूला मास हमें पता है कि मॉलिकुलर मास है CH4 का मॉलिकुलर मास 16, H2O का मॉलिकुलर मास 18। तो भैया बस मॉलिकुलर मास मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालोगे तो मॉलिकुलर मास आ जाएगा, और फॉर्मूला मास हम बस आयनिक कंपाउंड में डिनोट करते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से वो लोग कनेक्टेड होते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl दे रखा है ना, NaCl मतलब Na का आप क्या रखोगे, मास 23 रखोगे, और Cl का क्या मास होता है 35.5। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको NaCl का फॉर्मूला मास निकल के आएगा। ठीक है, अब चलते हैं मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। 1 मोल ऑफ एटम्स में 6.022 into 10⁻23 एटम्स होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप एटम्स लोगे तो उसमें 6.022 into 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। अगर आप 1 मॉलिक्यूल लोगे तो वो उसमें एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, तो यहाँ पे भी देखो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। तो बस बहुत आसान है, मैंने बताया आपको 1 मोल में 22.4 लीटर भी हम ले सकते हैं उसको एसटीपी के अंदर। तो बस ये बहुत आसान वाली बातें, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखो, 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23। वो चाहे एटम्स हो सकता है, वो चाहे मॉलिक्यूल्स हो सकता है। देखो यहाँ मैंने वही बात लिख रखी है कि 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.414 लीटर्स। इसको अगर मिलीलीटर में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ना, एट एसटीपी, है ना। बताया मैंने ना, 1 मोल में 22.4 लीटर्स होता है एट एसटीपी। एसटीपी मतलब 273 केल्विन और 1 atm। बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो मास आपको क्वेश्चन में दे रखा हो और जो मॉलिक्यूल का मास हो उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। मान लो 16 ग्राम ऑफ CH4 दे रखा है, तो 16 अपॉन CH4 का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, अभी बताया मैंने 16। तो 16 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 मोल ऑफ CH4 हो गया।
मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। मान लो CH4 दे रखा है ना, इसमें हमें कार्बन का मास परसेंट निकालना है। तो कार्बन का मास क्या दे रखा है, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। CH4 में कार्बन का मास क्या है 12, तो 12 अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड 16 इंटू 100। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 50, 25 इंटू 3 करोगे तो 75% आ गया। तो कार्बन 75% प्रेजेंट है CH4 के अंदर। तो हम ऐसे मास परसेंट निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले केमिकल फॉर्मूला, जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझा रखा है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, हम बेंजीन को कहते हैं CH। देख रहे हो, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को तो C6H6 होगा, जो कि बेंजीन का फॉर्मूला है। अभी मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन एक बार खुद पढ़ के देखना, मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा इसको प्रोसेस को समझा दूं, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन दे रखा है, अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन is analyzed and found to contain 69.94% आयरन एंड 30.06% ऑक्सीजन। एक कंपाउंड को हमने एनालाइज किया है आयरन और ऑक्सीजन के, वो कंपाउंड क्या है उसका हमें फॉर्मूला बताना है एम्पेरिकल। इसमें 69.94% आपको आयरन प्रेजेंट है और 30.06% आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तब आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का। इसमें डायरेक्टली टेबल बनती है और ये टेबल आपको मन में बसा लेनी है, इसके जो मेन की पॉइंट्स। और कोई भी कितने भी एलिमेंट्स का अगर कंपाउंड आएगा आप निकाल लोगे, इसमें 3 4 5 6 है ना, निकाल लोगे आप। मैंने यहाँ पे 2 बहुत से ईजीएस्ट लिया है, Fe और O। पहले आपको नेम लिखना है जो एलिमेंट का जो क्वेश्चन में गिवन हो। जैसे Fe और O दे रखा है तो हमने आयरन और O का लिख दिया। परसेंट गिवन, परसेंट देख सकते हो 69.94% गिवन है, तो मैंने यहाँ पे 69.94% लिख लिया। ऑक्सीजन की कितनी गिवन है 30.06, तो मैंने यहाँ पे 30.06 लिख लिया। इसके बाद मुझे मास लिखना है। आयरन का मास 56 होता है, बट यहाँ पे मैंने बहुत स्पेसिफिक लिखा है 55.85, आप 56 भी ले सकते हो। ऑक्सीजन का मास मैंने यहाँ पे 16 लिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, सीधी बात। 69.94 को 56 से डिवाइड करोगे तो 1.252 आ गया। ऐसे आप 30 को डिवाइड करोगे 16 से तो 1.879 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो, मतलब 1.252 देखो सबसे छोटा नंबर है, तो आपको दोनों नंबरों को उससे डिवाइड कर देना है। मतलब पहले 1.252 को 1.252 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। सिमिलरली आपको 1.879 को भी 1.252 से डिवाइड करना है तो 1.5 आ गया। अब क्या करना है, आपको पता है और 1.5 एक होल नंबर नहीं है, तो आपको होल नंबर बनाने के लिए क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक नंबर से। तो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया। तो बहुत आसान है। अब आपको Fe को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और O को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है। जैसे Fe2O3 आ गया। तो ऐसे निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये नोट्स हैं, उनको दोबारा रिवाइज करना। मेरी वीडियो को आप थोड़े कम स्पीड पे देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई पूछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है भाई, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है क्या करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला को आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे Fe2O3 आया ना हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। अब आपके मन में आएगा कि भाई n क्या है। n है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। सो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, सो आपको उसको डिवाइड करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप कैसे निकालोगे, पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, जो कि हमने निकाल दिया यहाँ पे Fe2O3। इसका मास निकाल लोगे, मतलब 2 को आप 56 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा। आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप n को मल्टीप्लाई कर दोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। मेरी बातें आपको थोड़ी तेज लग रही होंगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर को, बट अगर आप बहुत धीरे धीरे समझोगे आपको बिल्कुल सब समझ में आने वाला है। और नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ ना, ठीक है। ये रिलेशन मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ही पढ़ें। इस रिलेशन को मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, बहुत आसान है। देखो, मोलर मास को अगर आप डिवाइड करोगे मोलर मास से तो मोल का फॉर्मूला, मैंने जितने भी ऊपर फॉर्मूले बताए ना उसका एक ऐसे मतलब एक चार्ट के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। तो आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो सारे जो ऊपर फॉर्मूले हैं, अगर आप सिर्फ इस एक चार्ट को लर्न कर लोगे तो आपको सारे ऊपर वाले फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। अब बात करने वाले हम लिमिटिंग रीजन की, जो कि और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और लिमिटिंग रीजन से हमेशा क्वेश्चन आता है, बाकी मोलैलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रीजन को शुरू करते हैं। द रिएक्टेंट दैट गेट्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड लिमिट्स द अमाउंट प्रोड्यूस्ड
द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब आपको पहले कोई रिएक्शन दे देंगे, मतलब रिएक्शन डायरेक्टली नहीं देंगे, आपको रिएक्शन खुद निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, उसके फॉर्म में हम समझते हैं। 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ BA3PO4 कैन बी फॉर्म्ड। सो हमें क्वेश्चन में हमें डेटा दे रखा है, हमें सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है इनकी, है ना। तो मतलब BaCl2 को आप रिएक्ट कराओगे Na3PO4 से, देखो BaCl2 को Na3PO4 से रिएक्ट कराओगे और प्रोडक्ट इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, ये रहा, दिख रहा है, ये रहा। पर हमें अकल होनी चाहिए कि पूरी रिएक्शन बन क्या रही है, उसके बाद हमें पहले बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, पर इससे ईजी बहुत आ सकते हैं आपके। कोई भी रिएक्शन पहले आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन क्या है। अच्छा, BaCl2 को हमें Na3PO4 के साथ रिएक्ट कराना है, तो BaCl2 प्लस Na3PO4 इज इक्वल टू क्या बन सकता है, NaCl बन सकता है, और साथ साथ BA3PO4 का होल ट्वाइस बन सकता है। लिख दी मैंने रिएक्शन। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, पहले मैं बैलेंसिंग कर दूंगा, है ना। मैं बैलेंसिंग मैंने इस वाली वीडियो में नहीं इंक्लूड किया, अगर आप चाहते हो, अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप चाहते हो मैं आपको बैलेंसिंग के लिए एक अलग वीडियो बना दूँ तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैंने बैलेंस कर दिया इसको, ये रहा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मोलर रेशियो और इनिशियल मोल्स। मोलर रेशियो मतलब जो हमने बैलेंस किया, हम पहले वो लिख देंगे सबके आगे 3 2 6 1। हमने बैलेंसिंग जो हमने खुद बैलेंस किया, अभी वो नहीं है जो अभी क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमने खुद जो बैलेंस किया मोलर रेशियो में वो लिखना है। इनिशियल मोल्स में हमें लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है। देखो BaCl2 में 0.5 मोल दे रखा है, तो हमने ये क्वेश्चन वाला सेम टिप दिया यहाँ पर। Na3PO4 हमें 0.2 मोल्स दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 0.2 मोल्स लिख दिया इनिशियल मोल्स पर। अब क्या करना है, अब हमें इनिशियल मोल्स को डिवाइड कर देना है मोलर रेशियो से। 0.5 को 3 से डिवाइड कर दिया, 0.2 को इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, क्या आया 0.16 और 0.1। अब आपको इनमें कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा अमाउंट है। 0.1 ज़्यादा छोटा है 0.16 से, सो हमारा ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, मतलब हमारा Na3PO4 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा जो कि आप आराम से निकाल लोगे। अब आपको जितनी भी कैलकुलेट, अब यहाँ से आगे यूनिटरी मेथड लगेगा, तो जितना भी यूनिटरी मेथड लगेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में लगेगा। मतलब अगर 2 मोल Na3PO4 से आपको 1 मोल BA3PO4 का होल ट्वाइस मिल रहा है, तो 0.2 मोल Na3PO4 से आपको कितना मिलेगा। ये देखो यूनिटरी मेथड लगा रखा है मैंने, 2 मोल से अगर 1 मोल मिलता है तो 0.2 मोल से कितना मिलेगा, 0.10 मोल। तो बस यही पूछेगा आपसे, पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, उसके बाद यूनिटरी मेथड निकाल के लगा के आपको कर देना है। जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है उसके रिस्पेक्ट में आप ये सब नहीं कर सकते, यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, बट जो लिमिटिंग रिएजेंट है आप उसके रिस्पेक्ट में लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हो कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। सो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं मास परसेंट पे, बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है। मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, एक नया टर्म आप लोग के लिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। मान लो ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, है ना, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मान लो ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ CV वगैरह बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ये हो गया। सो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे वो लिख रखा है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ऐसा आ जाएगा। तो जो भी आपको जिसका ही मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऊपर रखोगे अपॉन डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन से, ठीक है। दूसरी बात, जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोलैलिटी की बात करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से मोलैलिटी को डिनोट करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जहां मोलैलिटी आए मतलब कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला हमने और उसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलीलीटर लेगा, पर आपको क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मान लो आपको जो रखा है 16 ग्राम ऑफ CH4 और बोला है ये कोई 100 ml में आपने रिएक्ट करवाया और 100 ml मतलब आपके पास आपका सॉल्यूशन है। सो आपको उसको मोलैरिटी निकालनी, तो क्या करोगे, 16 नंबर ऑफ मोल्स निकालने, CH4 का मास 16 होता है, डिवाइड करोगे 100 ml है तो हमें लीटर में चाहिए भाई वॉल्यूम, तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, करोगे 1 हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे मोलैरिटी निकल के आएगी, ठीक है। दूसरी बात, मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी
इन तीनों में सिर्फ मोलैरिटी ही है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, बाकी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, जहाँ वॉल्यूम आया मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड होगी, ठीक है। तो मतलब मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट थिंग। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको दे रखा है कि पहले वॉल्यूम V1 दे रखा है, मोलैरिटी M1 दे रखी है, उसको डाइल्यूट किया गया है और वॉल्यूम V2 तक डाइल्यूट कर दिया है और फाइनल जो मोलैरिटी निकल रही है वो M2 निकल रही है, तो इसका फॉर्मूला है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। आपको M1 दिया होगा, V1 दिया होगा, V2 दिया होगा, आपको M2 निकालना है बस। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे निकल जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M फाइनल जो रिजल्टेंट मोलैरिटी आई है और V1 प्लस V2, ये सारे आपको चीज़ दे रखी होंगी, बस आपको ये निकालना होगा। तो फॉर्मूले में पुट करोगे सारी वैल्यूज, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका निकल आएगा। लास्ट की दो टर्म्स में हम चलते हैं। मोलैरिटी M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में आपको याद है डिवाइड हम वॉल्यूम को से करते हैं जो कि लीटर्स में होता है, जबकि मोलैरिटी में हम मास ऑफ सॉल्वेंट, समझ रहे हो ना, सॉल्यूट मतलब जो हम जैसे मान लो जो शुगर है और शुगर को हम पानी में ऐड कर रहे हैं, तो जो शुगर है वो सॉल्यूट है और जो पानी है वो सॉल्वेंट है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ पानी इन केजी, ग्राम में नहीं केजी, ऐसी मोलैरिटी में वॉल्यूम मिलीलीटर में नहीं लीटर में। तो ये दोनों चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुनो। जो मोलैरिटी होती है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सिर्फ मोलैरिटी ही ऐसा टर्म है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लास्ट की दो टर्म हम आ गए नॉर्मेलिटी पर, जो कि बहुत आपसे कम पूछी जाती है। नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी आपसे बहुत कम पूछी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर जब भी आपको बता रहा हूँ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अब व्हाट इज वॉल्यूम इन लीटर्स तो आपको समझ में आया क्या होता है, बट आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्योंकि ये क्या है, देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है नॉर्मल। सो अगर आप मोलर मास की जगह मोलर मास अपॉन एन फैक्टर यूज करोगे तो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। अब आप पूछोगे भाई एन फैक्टर क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। एन फैक्टर देखो क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन कितना चेंज आ रहा है कैटाइन पे। CaCl2 का एन फैक्टर बताओ। जब आप CaCl2 को डिसोसिएट करोगे तो आपके Ca पर 2+ चार्ज आएगा, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। NaCl को अगर डिसोसिएट करोगे तो Na पे 1 चार्ज आएगा +1, तो यहाँ इसका एन फैक्टर 1 हो गया। अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने आपको जब आप पानी में एसिड को डालते हो तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, तो कितने हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं एक एसिड में, तो वो उसका एन फैक्टर हो गया। बेस की बात करूं तो OH नेगेटिव आयंस गिनोगे, तो बस एन फैक्टर यही है। अब एक बार इसको दोबारा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक फॉर्मेलिटी, वेट ऑफ आयनिक सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इज लीटर। इस वाले पॉट को आप छोड़ भी सकते हो, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मेलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब 0% तक के चांस है क्वेश्चन आने के। बस गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। मुझे पता है ये 20 मिनट के अंदर नहीं कंप्लीट हो पाया, पर मैंने पूरी कोशिश करी है आपको इस चैप्टर का रिवीजन जल्दी से जल्दी कराने का। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दोगे आप और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वंशज_ऑफिशियल, उसको जाके फॉलो कर लो। और इस जो PDF है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है हमारी वेबसाइट के अंदर www.engworld.in। इस वेबसाइट पे जाओ, PDF डाउनलोड कर लो। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर आपको तेज लगा हो वीडियो तो आप इस वीडियो को आप थोड़ा यूट्यूब पे ऑप्शन है, आप उसको स्लो डाउन कर सकते हो। सो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय बाय।